अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सेवेंटी नाइन बस बाकी। हाँ 12 6 9 और एक IS-21 की 2 थी। 41 तो इसी से आगे चला। 10 अच्छा अब ये एक्स्ट्रा ही चल रही है ना, अब तो सब एक्स्ट्रा है। हाँ जी, अगर आपकी 3 में बस होगी तो 3 कर देंगे बस, क्योंकि अभी आज 3 सवाल हम पास्ट पेपर के करने लगे हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा वो है क्या कंपनी अकाउंट्स के, ये भी ऐसे होने लगे, ऐसे हो जाएंगे। अच्छा कल वो मैंने मेरा ख्याल है बता दिया था, लेकिन क्लास के बाद एक बच्चे ने पूछा था तो मुझे लग रहा है कि मैं आपसे ना तसल्ली कर लेता हूं। ये प्राइस चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। 2 साल उम्र वाला, 3 साल उम्र वाला 1 जनवरी और 31 दिसंबर, इन दोनों का फर्क प्राइस में क्या चेंज आ रही है वो शो कर रहा है। इन दोनों का फर्क फिजिकल चेंज शो कर रहा है, तो इनका फर्क प्राइस चेंज में आएगा, इनका फर्क फिजिकल चेंज में आएगा। कंपनी अकाउंट्स, IS-12 में उम्मीद है आपने सवाल किए होंगे मजीद, या करने का इरादा भी है तो स्प्रिंग 23 से उल्टा चलें और स्प्रिंग 18 तक लाजमी आए। उससे पुराने को तो टाइम भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये 6 अटेम्प्ट साथ 22 21 20 19 18 10 और एक 11, ये 11 अटेम्प्ट आप कर लेना IS-12 तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपके लिए। इनमें से शायद 4 तो मैं बोर्ड पे कर चुका हूं, 4 या 5, या पता नहीं 6। स्प्रिंग 18, ऑटम 18, स्प्रिंग 19, ऑटम 19, बल्कि एक अटेम्प्ट खाली भी है, एक में नहीं भी है सवाल, एक या 2 में सवाल नहीं है। तो IS-12 आप इसको करिएगा टारगेट, स्प्रिंग 18 तक कोशिश करें कि स्प्रिंग 23 से स्प्रिंग 18। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं 4। हाँ जी हाँ जी, नया चैप्टर, ये अगला टॉपिक शुरू कर दिया मैंने, आखिरी टॉपिक इनफैक्ट। और इसमें वैसे तो सारा ही आपने ही करना है, इधर है आपका FR2 रहता है, मेरा तो पास है, लेकिन इस चैप्टर में आपका करने वाला काम बहुत ज्यादा है। 4 होती हैं स्टेटमेंट्स, SOFP, SOCI, SOC, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और इन
4 स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें इनकी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, वो होते हैं नोट्स। और कैफ में एग्जामिनर का ज्यादा फोकस इस चीज पे, नोट्स पे। यानी FAR2 में एग्जामिनर आपको इसके लिए पक्का कर रहा है, CFAB में फिर इस पे और एंट्रीज और डिस्कशन, ज्यादातर CFAB में ये है, यानी इनके एक्सट्रैक्ट्स, डिस्कशन, एंट्रीज। कैफ में ज्यादा वो ये चाहता है कि आप पक्के हो जाएं नोट्स में। इसमें से ये तो आपके सिलेबस से है बाहर, ये FAR2 में नहीं है। ये आप बचपन में पढ़ चुके, और जिसका बचपन अभी तक साथ चले ही जा रहा है वो तो पढ़ ही रहा होगा साथ कैश फ्लोज। और सोसी भी सिलेबस में तो है, लेकिन इसकी FAR2 में टेस्टिंग नहीं रही अब, क्योंकि इसकी टेस्टिंग का साथ मजा आता था IS 8 का सवाल, वो भी चला गया FAR1 में। तो इसलिए सोसी की टेस्टिंग ना FAR1 में हो रही है। ऐसा नहीं है कि FAR2 के सिलेबस से निकल गया है, लेकिन अब इसकी टेस्टिंग FAR1 में, और ये आपको आता है। सोसी आता है आपको, सब आता है आपको, सोसी में सब आता है। फिर भी अगर किसी का बहुत दिल कर रहा हुआ तो इसकी क्लासेस कराने के बाद, अगर किसी का बहुत दिल हुआ जी इसकी भी रिवीजन कराएं, तो ठीक है, एक क्लास और करके इसमें सोसी करा दूंगा, वरना आपको सोसी आता है। चलें करवा दूंगा, लेकिन एक स्टूडेंट हो तो फिर वो ट्यूशन नहीं पढ़ानी मैंने, सामने दुनिया हो तो पढ़ाऊंगा। तो सोसी आपको आता है FAR1 में, लेकिन चलें पहले ये तो करें ना, फिर देखेंगे सोसी का क्या करना है। बहरहाल FAR2 में ये यही अज्यूम्ड है कि आपने पढ़ा हुआ FAR1 में और आपको अच्छी तरह से आता है, और उसकी टेस्टिंग भी मेनली FAR1 में चली गई हुई है। FAR2 में IS 8 था जब तक, ऑटम 21 तक, तब तक इसका सवाल भी था। उसके बाद IS 8 चला गया FAR1 में, तो इसका सवाल IS 8 भी वहीं चला गया, EPS भी वहीं है, तो इसलिए इसकी टेस्टिंग ना FAR1 में हो गई है। तो रह गया काम ये और ये। अब इनको बनाने के लिए गाइडेंस क्या है, यानी इन स्टेटमेंट्स के लिए फ्रेमवर्क क्या है या गाइडेंस क्या है। नंबर 2 आता है IAS का, और नंबर 1 होता है लोकल लॉ का, जो कि पाकिस्तान में कंपनीज के हवाले से कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, पहले ना 2017 से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, तो उसका इनसे एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हवाले से इख्तलाफ था। एनी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कंपनीज ऑर्डिनेंस इससे इख्तलाफ करता था सरप्लस की ट्रीटमेंट में। ये कहता है सरप्लस OCI है, रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में आएगा, जबकि आइस जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है वो कुछ और कहता था। लेकिन इसने झगड़ा खत्म कर दिया, तो अब सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट जो है ना, वो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताता, बस सिर्फ ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ना कुछ और चीजें भी ये डिस्क्लोज करवाता है। इनके अलावा इसकी कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग नहीं कोई करवा रहा, ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट चाहता है। तो कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बता रहा कोई, ये कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करता है। तो आपको जो एग्जाम क्वेश्चन होगा इस टॉपिक में से, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पिछली को 3 अटेम्प्ट से शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और हो सकता है उसकी बेस पे शायद यही उम्मीद लगा लें, लेकिन नहीं, ये कोई पक्का नहीं है। तो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है,
शॉर्ट क्वेश्चन हुआ तो प्रोबेबली इसी पे ही होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो इन दोनों में से कोई एक और 7 नोट्स। दोनों हुआ करते थे, लेकिन अब ना ट्रेंड चेंज है। दोनों हुआ करते थे यानी ट्रायल बैलेंस, आपने तो इंट्रो में फाइनल अकाउंट्स भी नहीं पढ़े होंगे गालिबन, नहीं पढ़े ना। फाइनल अकाउंट कहते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, और उससे फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो पहले ये टेस्ट हुआ करता था, पहले मतलब मेरा ख्याल है आखिरी बार शायद ये जो सवाल आया होगा ना इसका, वो 2011 में आया था कहीं। उसके बाद से एफएआर 2 में ये फाइनल अकाउंट का सवाल नहीं आता है, यानी ट्रायल देके दोनों बनवाए जाएं। उसके बाद से ये हो रहा है कि इन दोनों में से कोई एक पूछा होता है और 7 नोट्स पूछे होते हैं। तो ट्रेंड अब नहीं है। तो शॉर्ट क्वेश्चन हुआ तो इन पे हो रहा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो इन दोनों में से कोई एक और 7 नोट्स। अच्छा, अब आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसमें अब हमने करना क्या है। यहां तक नोट करें तो मैं आगे चलूं। नोटेड। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, एक तो आपने करना है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल, एक तो आपने ये करने हैं याद। अब वो तो आप नहीं करने हैं, कैसे याद करने हैं उसके लिए एक आपको गाइडेंस दे देता हूं कि कैसे याद करने, रट्टा लगाने हैं या मरकजी ख्याल याद रखना है, वो गाइडेंस दे देता हूं, लेकिन ये करने हैं आपने याद। तो इन नोट्स के सवालों में से आधे तो तकरीबन वही होंगे, यानी एसओएफपी प्लस नोट्स या एसओसीआई प्लस नोट्स, तकरीबन आधे वही हैं जो पहले पढ़े हुए, IS 16 में पढ़ा हुआ है, पीपी का नोट, IS 38, लीजेस, IS 12, ये सब पढ़े हुए हैं। उनके अलावा जो एडिशनल नोट्स है ना, वो कंपनीज एक्ट रिक्वायर कर रहा है, वो यहां है, ये करने हैं याद। और कैसे करना है ये मैं आपको भी स्क्रीन पे समझाता हूं। ये लिखे हैं याद करना ही है, फिर स्क्रीन खींचनी नीचे।
चलिए ठीक है, नोटेड। अच्छा, आपने आना है जिनके पास 26 एडिशन है, उसमें आए आप पेज 327 पे, और जिनके पास 27वां एडिशन है वो 330 समथिंग, 332 थर्ड स्केड्यूल की हेडिंग मिलेगी। और जिनके पास मेरी पुरानी साल पुरानी राइस की बुक है, उसमें पहला ही चैप्टर था, तो उसी में कहीं शुरू में ही आ रही होगी थर्ड स्केड्यूल। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे ना अभी सुबह 3 फाइलें देखें, ग्रुप में शेयर हुई होंगी, बल्कि मैं ऑनलाइन वालों के भी रख दूं। अच्छा, ये ऑनलाइन में भी रख दूं, मैं फिर खोलता हूं यहां सामने स्क्रीन पे। एक मिनट, सिर्फ मैं ना ये ऑनलाइन वालों के लिए कोर्स रख दूं। चले, ये ना 3 फाइलें मैंने शेयर की थी, ये कंपनी अकाउंट्स, नोट्स, एसओसीआई, एसओएफपी। एसओसीआई और एसओएफपी तो ऐसी अखलाकन ही शेयर किए हैं, ये तो आपको पहले ही अच्छी तरह आते हैं। नोट्स हैं मेनली जो शेयर किए, ये मैं आप बताता हूं इसमें आपने क्या करना है, और ये सामने स्केड्यूल खोल के समझाता हूं करना क्या है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन तो अभी ऐसे ऐसे हो जाएंगे 3, कल से मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। अब आ रहा है? थर्ड स्केड्यूल, ये करना है आपने याद। अच्छा, इसमें याद क्या करना है, ये एमसीक्यूज में टेस्ट होगा, और होता है इसमें आप जैसे मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है यहां के लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल आईएफआरएस है, और कंपनीज एक्ट का स्केड्यूल 4th इस पे एप्लीकेबल है। ये चीजें इस तरह याद करनी है। एमसीक्यू में लिखा मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और लिखा होगा कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है आईएफआरएस एंड 5th स्केड्यूल, आईएफआरएस एंड 4th स्केड्यूल, आईएस फॉर एसएमईज एंड 4th स्केड्यूल। इस तरह से चीजें लिखी हो सकती हैं, तो इसके लिए एप्लीकेबल है आईएफआरएस और 4th स्केड्यूल। ये किस तरह करना है थर्ड स्केड्यूल याद। इसी तरह से ये अंग्रेजी के नाम तो खैर इतने जरूरी नहीं है, जैसे नॉन लिस्टेड कंपनी जो कि पब्लिक सेक्टर में हो, या फिर पब्लिक मतलब पब्लिक इन्वॉल्व है, पब्लिक यूटिलिटी हो, ये खैर कुछ ज्यादा ही गहराई है। इतनी गहराई तो एफएआर 2 में नहीं होगी कि वो कंपनी जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में एसेट्स होल्ड कर रही है, नहीं, ये ज्यादा गहरी बात है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में कंपनी हो,
पब्लिक यूटिलिटी हो, बेशक नॉन लिस्टेड हो, इस पे एप्लीकेबल है आईएफआरएस फिफ्थ स्केड्यूल। ये है जो आपने करना है याद। एक और मिसाल देखते हैं। ये थर्ड स्केड्यूल है, ये टेबल जो है थर्ड स्केड्यूल है। नॉन लिस्टेड कंपनी हो और उसका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन या 200 से ज्यादा हो, टर्नओवर सेल्स को कहते हैं, 1 बिलियन या उससे ज्यादा हो, इंप्लॉइज 750 या उससे ज्यादा हो, इसके लिए आईएफआरएस एप्लीकेबल है और फिफ्थ स्केड्यूल एप्लीकेबल है। अब आपको इसमें अगर ये लग रहा है कि बस ठीक है ना, नॉन लिस्टेड कंपनी पे फिफ्थ स्केड्यूल एप्लीकेबल है, हो सकता है आपसे सवाल में पूछ लिया जाए फिफ्थ स्केड्यूल इज एप्लीकेबल फॉर अ नॉन लिस्टेड कंपनी विद ऑप्शन ए पेड अप कैपिटल ऑफ 300 मिलियन और मोर, एम्प्लॉइज ऑफ 800 और मोर। तो आपको ना ये नंबर्स भी याद करने हैं। ये थर्ड स्केड्यूल एमसीक्यूज के लिए। अब ये देखें, नॉन लिस्टेड कंपनी हो, नॉन प्रॉफिट के तहत, तो इस पे आईएफआरएस नहीं लगने, इस पे लगने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओज और फिफ्थ स्केड्यूल। बाकियों पे थे आईएफआरएस, इस पे आईएफआरएस सादे वाली नहीं है, एएसएनपीओ है। एफएआर 1 अगर पास है तो है, एफएआर 1 जिनका भी पास है तो एनपीओ का भी स्टैंडर्ड है, तो वो लगेंगे इन पे और फिफ्थ स्केड्यूल लगेगा, है जी। जी जी, मैं कह रहा हूं कि आईएफआरएस ही नहीं लगेंगे, सिर्फ ये भी लगेंगे। अब जैसे देखें, पीछे भी नॉन लिस्टेड था, ये इधर भी नॉन लिस्टेड था। नॉन लिस्टेड कंपनी, पेड अप कैपिटल इतने वाला, इस पे फिफ्थ स्केड्यूल लगना है। और अब स्टूडेंट के पास ठीक है नॉन लिस्टेड, बस ठीक है, लेकिन आगे नॉन लिस्टेड कंपनी है छोटी, 200 मिलियन से लेस, इसके ऊपर फिफ्थ स्केड्यूल वाली बात तो सेम है, लेकिन आईएफआरएस नहीं है। आईएफआरएस फॉर एसएमईज हैं, ये अलहदा आईएस होते हैं, ये रेगुलर वाले आईएस नहीं है, ये अलहदा है। ये आलो के ये सीफैब में है, उसमें भी सीफैब में भी सिर्फ इनकी समरी है बस, लेकिन ये चीज फॉर एसएमईज, तो ये आपने याद करना ही, एमसीक्यूज में आता है, ये 1-2 नंबर आ जाता है, 48 पे क्यों फेल हो भाई, तो इसलिए करने हैं थर्ड स्केड्यूल याद। ये है थर्ड स्केड्यूल जो आपने याद करना है, इसमें मैं क्या कराऊंगा है, मैं इसमें क्या करूं, ये आपने करना है, मैं क्या करूं, चॉइस पे छोड़ना है तो छोड़ दें ना, सही ऑटम अटेम्प्ट स्प्रिंग अटेम्प्ट सही, चॉइस पे छोड़ दें अटेम्प्ट। फोर्थ स्केड्यूल और फिफ्थ स्केड्यूल ने बताना है कि डिस्क्लोज क्या क्या करना है। थर्ड स्केड्यूल बता रहा है कि किस कंपनी पे फोर्थ स्केड्यूल लगेगा, किस पे फिफ्थ स्केड्यूल लगेगा। आल्दो के हैं दोनों तकरीबन सेम, कम से कम आपके लेवल पे जितनी चीजें उनमें तो सेम ही है, बाकी डिटेल वो कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल है, वो वैसे ही आपके स्कोप में नहीं है, तो आपके लेवल की चीजों में तो दोनों सेम ही हैं, फोर्थ स्केड्यूल फिफ्थ स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल सिर्फ ये बता रहा है कि किस कंपनी पे ये और किस कंपनी पे ये एप्लीकेबल है। थर्ड स्केड्यूल डन, मेरी तरफ से डन। आपने क्या करना है, कब करना है, इसी को अगस्त के अंदर अंदर करें। ये अगर आखिरी हफ्ते पे डलेगा तो वहां से आखिरी दिन पे डलेगा, फिर वहां से चिंची पे बैठे रास्ते में डलेगा, फिर एग्जाम हॉल में जाने से पहले रास्ते पे डलेगा, फिर नहीं होगा, ये पेंडिंग होता जाएगा, तो इसलिए अभी करें इसको याद, थर्ड स्केड्यूल। अच्छा, इसके बाद फोर्थ स्केड्यूल है और ये आपने करना है याद, और फोर्थ स्केड्यूल देख के आपको घबराहट तो हो ही, ये फोर्थ स्केड्यूल चल रहा है और चल रहा है और चल रहा है, और ये बस 3.5 सफ़े याद करना है याद। क्या याद करना है ये बताता हूं ना, लेकिन करना है। ये तो खैर मैंने डिफरेंट फॉन्ट साइज रखा था, पैक की बुक में हो सकता है 4 पेजेस हो या 4.25 हो या 4.5 हैं, चले 4.5 हैं।
है? है? मैंने कैसे याद किया था? मेरे दौर में डिफरेंट तरह से टेस्टिंग होती थी, उसमें बस फॉर्मेट लिखना आसान सा होता था बिल्कुल। वो मैट्रिक पास कर लो तो सीए दे देते थे, वो ये लो ये सीए है आप, आसान सा होता था, है ना? फोर्स स्केड्यूल करना है याद। अच्छा, अब याद करना क्या है इसमें? रट्टा नहीं है। अच्छा, आप इसको बेशक रट्टा कहते हो, लेकिन एग्जामिनर ना ये रिक्वायर नहीं कर रहा कि कैफ का स्टूडेंट रट्टा लगा के आएगा, और वो ये नंबर देते हुए भी ये नहीं चाह रहे कि जिसने रट्टा लगाया होगा उसी को पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे चले मैंने सामने ये फिक्स्ड एसेट्स ही खोला है, इसमें है 4 पॉइंट्स, 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। अब इन चारों पॉइंट्स में बताया क्या हुआ है? जैसे ये पहला वाला पॉइंट है, ये इस पहले पॉइंट के अंदर ये जो 4 लाइनें लिखी है ना, इनका रट्टा नहीं है। पढ़े जरा 4 लाइनें में बताता क्या है ये पहला वाला पॉइंट, ये 4 लाइनें पढ़े, देखे क्या समझ आता है। हाँ जी, क्या समझ आया? वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एसेट कंपनी के पैसों से खरीदा गया है लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं है, या कंपनी के पास नहीं है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है, इसकी वजह बताएं, डिटेल बताएं, वैल्यू बताएं। अब ये 4 लाइनों का, ये 4 अंग्रेजी की लाइनें रट्टा लगाने की बजाय अगर आप यही वाली बात अपने अल्फाज में 2 लाइनों में लिख सकते हैं तो बस ये काफी है। इस तरह से करना है याद। और जिसकी अपनी अंग्रेजी, उसकी इतनी जाती अंग्रेजी है कि वो समझता है कि पेपर मार्कर उसकी अंग्रेजी समझ नहीं पाएगा क्योंकि बहुत पर्सनल थी उसकी अंग्रेजी, तो फिर बेहतर है कि रट्टा लगा लें। लेकिन एग्जामिनर रट्टा नहीं रिक्वायर कर रहा। अगर आप इस तरह से इसका मरकजी ख्याल याद करके कि अपने अल्फाज में आप 2 लाइनें लिख सकते हैं, ये बात कन्वे कर सकते हैं, तो बस ये चाहिए। बाकी जो उसकी वर्डिंग इतनी गहरी होती है ना, अगर सी लॉ पढ़ा है आपने तो उसकी ना वर्डिंग इतनी गहरी इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने हर एस्पेक्ट को कवर करना होता है, इसलिए इतनी गहरी वर्डिंग होती है। बीइंग इन द नेम ऑफ, और पोजेशन, और कंट्रोल ऑफ। अब ये इतनी सारी अंग्रेजी वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि लॉ है, उन्होंने हर पहलू कवर करना होता है। आपसे इतनी गहरी अंग्रेजी नहीं चाहिए। अगर स्टूडेंट ने इतना बता दिया ना कि कंपनी के पैसों से खरीदी हुई चीज है जो कंपनी के यूज में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, पोजेशन नहीं भी लिखा, उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है, वैल्यू शैल बी डिस्क्लोज्ड, काफी है। तो इस तरह से करनी है चीजें याद। दूसरा पॉइंट क्या है? ये दूसरा है, हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग को फ्री होल्ड, फ्री होल्ड होता है जिसपे जो हमारी अपनी है, लीज होल्ड हो तो ये राइट ऑफ यूज एसेट, और फ्री होल्ड होता है जो हमारी ओन्ड है। ये अलग अलग बताने, ठीक है बताने। नेक्स्ट, अगर पीपीई रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो फोर्स्ड सेल वैल्यू भी बतानी है। फोर्स सेल वैल्यू कहते हैं कि अगर मजबूरन बेचेंगे तो कितने का बिकेगा। अब इसमें मेरे समझाने वाला क्या है, तो ये आपने याद करने हैं। चौथा पॉइंट, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसे एसेट्स बेचे हैं जो एक एसेट 5 लाख या ज्यादा का था और टोटल सब मिला के 5 मिलियन से ज्यादा के थे, तो उन सब के बारे में फॉलोइंग बताना है। कॉस्ट, बुक वैल्यू, कितने का बेचा, कैसे बेचा, किसको बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस, वो लगता क्या था कंपनी का, ये सब चीजें बतानी। अब ये याद करना है। अब आपने, अच्छा ये 6 पॉइंट्स तो आपने याद करने हैं। हाँ, अब आपको अगर
ये छठा पॉइंट है, तो ये रट्टे की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप के बाद क्या था, कॉमा, हाँ कॉमा था, कॉमा। इतने रट्टे की जरूरत नहीं है। बस इस पॉइंट का मतलब यह है कि कंपनी के साथ उस बायर का रिलेशन बताना है। अगर आपने एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं लिखे कोई बात नहीं। अगर आप ये एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं लिख रहे हैं, दी सेल प्राइस, तो कोई मसला नहीं है। तो ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ये रिक्वायरमेंट्स हैं फोर्थ स्केड्यूल की, करना है याद। ये ले, एक सवाल तो ये ऐसे होने लगा, नहीं पढ़ा जा रहा। 6 नंबर, स्प्रिंग 23, 6 नंबर। बता रहा हूं। हाँ जी, ये रहने दे, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। तो याद किया होगा तो उगल देंगे पेज पे। है, इसको लिखने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही। एक सवाल हो गया। ये रीसेंट अटेम्प्ट का 6 नंबर, ये शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो मैं फिक्स्ड एसेट्स की मिसाल बता रहा था। अब इसमें ये जो फोर्थ स्केड्यूल जहां से शुरू हो रहा है, अब ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ना सारा है। जैसे पहले पॉइंट का एंड रिजल्ट क्या निचोड़ निकल रहा है कि लिस्टेड कंपनीज और उनकी सब्सिडरीज आईएफआरएस फॉलो करेंगी, और बस बस ठीक है, खत्म हो गया पॉइंट 1, इतना काफी था। इसी तरह पॉइंट 2, ये भी नॉलेज के लिए है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है कि आईएफआरएस के अलावा ये रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज कैपिटल रिजर्व में क्या शामिल है, ये इन्होंने ये वाले पॉइंट्स लिखे हुए, ये अब एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ये पहला पेज है, फोर्थ स्केड्यूल का पहला पेज। इस तरह की चीजें याद करनी है। फिर एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जिसकी सैलरी 1200, 12 लाख रुपए से ज्यादा है, साल की। हाँ जी, ये करना है। ये पहला फोर्थ स्केड्यूल का पहला पेज है। फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन, कंपनी के फैक्ट्री सब कहां पर है, एसेट्स कहां पर है, फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, ये सब कुछ कंपनी फोर्थ स्केड्यूल रिक्वायर कर रहा है कि ये बताना होता है। तो आपने ये सारी चीजें याद करनी है, अच्छा, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूं वो भी बताता हूं। ये मैं बीच में ना कुछ मिसालें बता रहा हूं समझाने के लिए, वरना करना तो सारा याद है। जैसे ये देखें, ये
5 आइटम्स हैं जो फोर्स कैजुअल रिक्वायर कर रहा है कि एसओएफपी के फेस पे अलग अलग नजर आनी चाहिए। ऑन दी फेस ऑफ एसओएफपी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, अनपेड डिविडेंड मतलब डिविडेंड पेएबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये फेस पे अलग नजर आने चाहिए। तो ये नाम याद करने हैं आपने, करने हैं। फिक्स्ड एसेट्स बता दिया, ये वाला देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब आपने ना ये पॉइंट्स याद करने हैं। अंग्रेजी टोटल के रट्टे की बात नहीं है। जैसे पहले ये बताता हूं कि अगर लोन्स दिए हुए हैं एसोसिएट्स या रिलेटेड पार्टी मतलब पेरेंट सब्सिडरी, तो फिर नाम बताना है, टर्म्स बतानी है, क्या सिक्योरिटी रखी है वो बतानी है, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर ये बताना है, अगर कुछ डाउटफुल है तो ये बताना है, राइट ऑफ किया तो ये बताना है, ये सब चीजें बतानी है। अब आपको ना ये, जैसे इसमें से आप इतना याद रख लें कि नाम बताना है। अब आप उसके लिए रट्टा लगाए, नेम ऑफ ईच एसोसिएट, बस आप इस पॉइंट में कीवर्ड हाईलाइट करें, नाम बताना है, टर्म्स बतानी है, सिक्योरिटी बतानी है, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बतानी है। तो इस तरह से ना आप कोई भी शॉर्टकट बना के, कोई कीवर्ड बना के, लेकिन आप इसको याद करेंगे। फिर अगर डायरेक्टर्स को लोन दिया हुआ है, पर्पस बताना है, रिकंसिलिएशन बनानी है। रिकंसिलिएशन से मुराद यह है कि साल के शुरू में कितना लोन था, साल के एंड पे कितना है, साल के दौरान डिसबर्समेंट्स मतलब मजीद कितने पैसे दिए, एंड रीपेमेंट्स पैसे वापस कितने आए। ये फोर्स कैजुअल रिक्वायर कर रहा है, करना है भाई, याद आपने करना है जी। हाँ, अच्छा ये बाकी वाले आता हूं बाद में, पहले ये एक और देखें। ये आपकी बुक में जितने भी हैं 3.5 4.5 जितने भी हैं, तो उसमें जो साढ़े वाला है उस पे आइए। कंपनी अपने सीईओ, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव, 3 चीजें हैं, डायरेक्टर्स, सीईओ और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को जो भी रेम्यूनरेशन दे पे कर रहे हैं वो सब डिटेल बतानी है। सैलरी कितनी है, फीस कितनी है, बोनस कितना है, ये सारा कुछ अलग अलग बताना है। और इसके अलावा क्या, इन लोगों की तादाद भी बतानी है। किनकी, डायरेक्टर, सीईओ और एग्जीक्यूटिव। सीईओ तो खैर एक ही होगा, डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स की भी तादाद बतानी है। अब ये चीजें सवाल की अब ये चीजें फोर्स कैजुअल की रिक्वायरमेंट हैं, ये याद करने हैं आपने। ये देखें जी, ये है जी 7 नंबर का एक सवाल। चलें ये सामने आया, ये देख लेते हैं पहले। अकाउंटेंट ने एक नोट बना के दिया है और आपसे पूछा ये है कि इसमें गलतियां बताएं। हाँ जी, है अदर बेनिफिट्स की डिटेल नहीं है, और बोनस अलग बताना है, और अदर बेनिफिट्स अदर अलाउंस अलग बताने हैं, और है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, उसमें भी ऐसे ही क्या बताना होता था, बताने होते नहीं थे, एक सवाल आया था बस, होते नहीं थे, एक सवाल था IFRS 8 का, क्या एरर्स बता दें, और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्टिव नहीं बताया हुआ, और हाँ जी, वो तो कहीं है भी नहीं ना, और हाँ जी, नेम नहीं, नहीं नाम शाम नहीं बताने, नाम कहां थे, नाम नहीं है,
अलग बताने हैं, डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव, सीईओ, तीनों का अलग अलग बताना है। बस ठीक है, ये एरर है इसमें। और एक और है, वो खैर आप शायद स्किप ही कर जाता पेपर में भी, कंपैरेटिव नहीं बताए हुए। कंपेयर, इससे ऊपर वाला पहले दिखाता ना तो उससे शायद आइडिया हो जाता, तो कंपैरेटिव बताने थे। ये कंपेयर, मैंने ऊपर वाला पहले नहीं दिखाया ना, नीचे वाला दिखाया, तो इसलिए कंपैरेटिव भी बताने थे, वो नहीं बताए हुए। हो गया। अच्छा, इससे ऊपर वाला देखते हैं, ले जी। अरे वो खत्म हो गया नोट, ये और है। वो एग्जेक्टिव्स की रेम्यूनरेशन वाला नोट और था, ये मैं जो उससे पहले दिखा रहा था, ले भाई ये ले, ये मैं ये दिखा रहा था, ये एक अलग नोट था, और ये इससे पहले मैं अलग दिखा रहा था। वो तो सवाल में दोनों इकट्ठे थे, इसलिए मैंने दो दिखा के बात की थी। ये अगर डायरेक्टर्स को दिया है तो पर्पस भी बताना है, रिकंसिलिएशन भी बतानी है, बाकियों को दिया है तो ये सब डिटेल बतानी है। हाँ जी, एग्जेक्टिव अदर एम्प्लॉइज अलग अलग बताने, ये रेम्यूनरेशन वाला नोट नहीं है। हाय हाय, दोबारा मेरी गलती, मैं दोबारा बताता हूं, ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये अलहदा चीज है, और वो जो 3.5 या 4.5 पेजेस में से साढ़े वाले पे लिखा हुआ था रेम्यूनरेशन, वो अलहदा चीज थी। पेपर सवाल में भी दो अलग अलग नोट पूछे हुए उसने। ये एक अलग नोट है, ये एक अलग नोट है। 29 और 16 डिफरेंट होते हैं ना। हाँ, तो ये अलग है, ये अलग है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वाला, ये वो है। इसमें बताएं भाई। हाँ जी, पर्पस नहीं बताया, बिल्कुल ठीक है। क्या नहीं बताए? चले ठीक है, बैड डेट्स वगैरह नहीं बताए। हाँ जी, और टर्म्स नहीं बताई, पर्पस वो नहीं बताया, सिक्योरिटी नहीं बताई, कोई बैड डेट है तो वो नहीं बताए, मैक्सिमम एग्रीगेट, ये सारा कुछ ही नहीं बताया, ये सारा कुछ ही नहीं बताया। और डायरेक्टर्स भी थे तो पर्पस नहीं बताया। और एक और चीज जो अक्सर की नजर से निकल जाता है, फिगर्स भी गलत हैं। ये वैसे उसने की तो बुरी है, लेकिन ये भी एक एरर है। 20 का क्लोजिंग और 21 का ओपनिंग है, किया क्या है? तो ये क्लोजिंग ओपनिंग भी गलत है भाई, यही है। ये हो गया सवाल, इसमें मैंने क्या बताना है? हाँ जी, मैं तो अटेम्प्ट बता सकता हूं बस, और मैं क्या बता सकता हूं। ये स्प्रिंग 22 था, ये स्प्रिंग 22, इससे पहले स्प्रिंग 23 था, अब ये स्प्रिंग 22 है। अच्छा, इसी तरह से और देखें, ये मैं ना सिर्फ बीच में कुछ मिसालें दिखा रहा हूं, ये करने तो सारे ही याद हैं। कैपिटल है जैसे, वो कह रहे हैं जी शेयर कैपिटल जितना भी है ना इशूड, वो अलग अलग बताना है कि उसके कैश के अगेंस्ट कितना इशू हुआ, अदर देन कैश यानी प्लांट खरीद रहे थे तो उसके अगेंस्ट शेयर इशू किए, बोनस है, ट्रेजरी शेयर्स हैं, ये सब अलग अलग बताना है, डिस्काउंट दिया तो वो भी अलग बताना है। ये कैपिटल के बारे में ये चीजें बतानी है। ऑटम 22, 7 नंबर,
अच्छा, आपको सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? याद करनी पड़ेंगी, और या तो नोट्स पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन है ना, या तो कहा होगा नोट बना दें ये, या फिर नोट बना के पूछ रहे हैं कि गलतियां क्या है, या थ्योरेटिकली पूछ ली, यही शॉर्ट क्वेश्चन है और क्या है। रट्टा पूछ लिया, रट्टा नहीं मतलब मरकजी ख्याल, एरर्स पूछ लिए, या वैसे ही कह दिया कि बना के दिखा दो, दूसरों में तो गलतियां निकालो, खुद बना के दिखाओ ना, तो वो बनवाने भी हो सकता है। तो अब आपसे पूछा हुआ है शेयर कैपिटल वाला नोट, अब इस इंफॉर्मेशन से वो नोट बनाना है करना है। अच्छा, अब मेरी तरफ से इसमें हेल्प ये हो सकती है, इससे ज्यादा तो आपने खुद ही याद करना है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन तो हाँ बोर्ड पे कर दूंगा, कल लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पे कर दूंगा, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन और खास तौर पे स्केड्यूल का याद करना, ये तो बेटे आप नहीं करना है। मैंने इसमें काम ये किया हुआ है कि ये जो सारा फोर्स स्केड्यूल है ना, ये सारा कुछ, तो फोर्स स्केड्यूल ये बता रहा है कि ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। जैसे जैसे बल्कि चले यही बात थी कि कैपिटल के बारे में ये चीजें डिस्क्लोज करनी है, या ये मिसाल ले लेते हैं कि ऑडिटर को जो पैसे दे रहे हैं एग्रीगेट अमाउंट, उसमें सेपरेटली तोड़ के बताना है कि ऑडिटर को किस बात के पैसे दे रहे हैं, फीस कितनी है, टैक्स के कितने काम है, ऑडिट के कितने पैसे हैं, ये सब डिटेल बतानी है। अब आपने इस अंग्रेजी का ये रट्टा नहीं लगाया, आपने ये याद रखा है कि ऑडिटर की रेम्यूनरेशन को सेपरेटली बताना है जिन जिन सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं। अब मैंने ये किया है कि फोर्स कैजुअल ने तो ये कहा है ना कि डिस्क्लोज करना है, जैसे अब तक आईएएस के मैं डिस्क्लोजर करा रहा था, कैसे आईएएस ने तो लिस्ट दी होती है कैसे कैसे डिस्क्लोज करना है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, कैसे करना है, वो आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। तो यही काम ना मैंने इसमें भी किया हुआ है कि आपको एक फाइल शेयर की है, जैसे हम यहां देख रहे थे, ये जो बात की थी कि कंपनी के ऑफिस के बारे में बताना है, कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है। मैंने अब एक नोट दिया आपको, एक तो एसओएफपी और एसओसीआई तो एमी इखलाकन दे दिया ना, ये तो आप बचपन से बनाते आ रहे हैं। एसओएफपी में इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, ये तो मैंने एमी इखलाकन ही लिखे। मैंने ना फिगर्स का इस्तेमाल किया ताकि आप रिलेट कर सकें, इसलिए मैंने एसओएफपी भी बना दी, नोट्स के रेफरेंस भी लिख दिए, ये वैल्यूज नोट्स के साथ मैंने लिंक भी कर दी, ताकि आपको ना पूरी पिक्चर मिले कि कौन से नोट की फिगर कहां जा रही है। लेकिन आप इस बैलेंस शीट का ऑपरेशन करने की बजाय कि इनको टोटल करके ये आता भी है कि नहीं आता, आता है, मैंने फार्मूले लगाए हुए हैं। आपने मेनली ये चीज देखनी है कि नोट्स में क्या क्या प्रेजेंट करते हैं, कैसे, ये मैंने उसका सैंपल बना के दिखाया हुआ है। जैसे एक पैराग्राफ के कंपनी के बारे में डिटेल बतानी होती, कंपनी का ऑफिस कहां है, फैक्ट्रीज कहां कहां हैं, काम क्या कर रहे हैं। फिर यह बताना होता है कि कंपनीज क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज इस्तेमाल कर रही हैं, है जी। अच्छा, अब ये जो नोट्स का सैंपल दिया है, इसको नहीं रटना है, हां ये चीजें याद करनी है, ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मैंने पहले ही बहुत समराइज करके लिखी हुई है, ये आ चुका हुआ है सवाल अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर भी, ये जरूर याद करना है। मेरे नोट्स में पहले ही पेज है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत समराइज करके लिखा हुआ है। उसके अलावा बाकी जो है ना, ये मैंने आपको सिर्फ सैंपल बना के दिखाए हुए। जैसे अभी एक 7 नंबर का सवाल दिखाया था, क्या था, शेयर कैपिटल का नोट बना दें, वो ऐसे बनाते हैं, ऑथोराइज कैपिटल शेयर्स अमाउंट, इशूड शेयर कैपिटल कैश के अगेंस्ट कितने हैं, नॉन कैश कितने हैं, बोनस कितने हैं, शेयर्स अमाउंट। तो वो मैंने आपको ये बना के दिखा दिया कि बनाते कैसे। इसी तरह से ये लीज लायबिलिटी, ये तो आईएफआरएस 16 में बता चुका, डेफर्ड टैक्स पहले बता चुका। कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, कंटिंजेंसीज के अंदर बतानी होती हैं वही जो आईएस 37, और कमिटमेंट्स के अंदर कमिटमेंट्स बतानी होती है, कमिटमेंट जो जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हुए हैं वो बताने होते हैं। तो आपने ना इन नोट्स को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, इसी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, इसी में बार बार पढ़ना है।
इन नोट्स को पढ़िए सारा और फोर्थ स्केड्यूल के रूल्स पढ़ें। उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस एग्जाम्पल के थ्रू मिलेगी आपको। जैसे ये जो अभी फिक्स्ड एसेट्स में पढ़ा था कि जो जो बेचा, जिसको बेचा, कितने का बेचा, ये पीपी का नोट आ गया और ये उसके नीचे डिटेल बताई हुई सारी कि ड्यूरिंग द ईयर ये बेचे हैं, इसको बेचे हैं, ऐसे बेचे हैं, इतनी कॉस्ट थी, इतनी बुक वैल्यू थी, इतनी सेल प्रोसीड थी, इतने प्रॉफिट था। आपको सब कैसे पता चलेगा अगर ये बनाने को पूछा जाता है? सब इंफॉर्मेशन दी होगी सवाल के अंदर। और मिसाल जैसे ये देखें, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये मैंने उसकी एक प्रैक्टिकल शक्ल बना के दिखा दी कि डायरेक्टर्स को लोन दिया हुआ है इतना, पर्पस लिखा हुआ है, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट लिखी हुई है, रिकंसिलिएशन बनाई हुई है। इसी तरह डेटर्स के बारे में नोट बताना होता है। तो ये नोट्स मैंने सैंपल बना के दिए हमें, आपने इनको रख के अच्छा देखेंगे पेपर्स वाली वीक में, ऐसे नहीं करना। अभी आजकल में कोशिश करें कि इसी वीक में इसको कंक्लूड करें ताकि जब क्लासेस खत्म करूं तो आप ये देख चुके हैं और कुछ पूछना हो तो पूछें। इन नोट्स को पढ़ें, फोर्थ स्केड्यूल के साथ कंपेयर करें, ये उसकी प्रैक्टिकल मिसाल होगी और फोर्थ स्केड्यूल ने अंग्रेजी बताई होगी। तो इन्हीं को 2-4 दफा पढ़ेंगे तो जहन में कोई पिक्चर बैठेगी। ये करना है आपने। अभी मैंने 3 सवाल करा दिए आपको, अभी हुए हैं 3 सवाल, करा दिए हैं 3 सवाल हैं, स्प्रिंग 23, स्प्रिंग 22 और ऑटम 22, ये तीनों कराए हैं अभी जी। ये लें यार, ये लें। ऑटम 23 अगली टाइम में आना यार, वहां बताऊंगा ऑटम 23 ना। ऑटम 22 ये लें यार, ये लें। ये लें। वही जैसे मैं आपको अपने सैंपल में दिखा रहा था वही किया हुआ है, अथोराइज्ड शेयर्स भी, अमाउंट भी। मैंने जो सैंपल बनाया उसमें मैंने शेयर्स भी इसके साथ लिखे हुए, इन्होंने शेयर्स उधर और अमाउंट इधर लिख दिए। पेड अप कैपिटल कैश के अगेंस्ट, अदर देन कैश बोनस, तो वैसे ही है जैसे बताया। करने हैं है, ओवरलोड हो रही है। नहीं, पूरा चैप्टर मैंने कहां करा दिया, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन कराया है। अब आपने ये पढ़ना है, अगले 2-4 दिन इसको आप रोज पढ़ें। जब तक मैं क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इसको रोजाना पढ़ रहे होंगे। मैं भी लॉन्ग क्वेश्चन तो करा रहा हूं क्लास के अंदर, वैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना भी कराऊं ना, हो गए हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने जो सवाल का डाटा है उसको बस बोर्ड पे लिखना होगा, तो बोर्ड पे लिखने की बजाय मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। मेरे देखें, एक अंग्रेजी लिख रही है, बस सिर्फ सवाल की अंग्रेजी देख के लिखनी है, वो मैं बोर्ड पे लिख के दिखाऊं या सोल्यूशन दिखाऊं तो है तो अंग्रेजी सवाल में लिखी हुई, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि नहीं सर नहीं हमने फीस दी आप लिखें, आपको सर आपने चलना है, आप चल के वहां तक जाएं, आप इधर आए फिर घूम के दिखाएं फिर ऐसे आए, तो इस वजह से मैं, इस तकलीफ की वजह से ना मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा। क्या जी? कल लास्ट, इतनी लंबी कहानी सुना दी, कल क्यों लास्ट क्लास होगी? नहीं नहीं, अभी 2-3 दिन कराऊंगा ना सवाल, बोर्ड पे कराऊंगा सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा, बोर्ड पे कराऊंगा। लेकिन ये स्केड्यूल आपने करना है याद, और फिफ्थ स्केड्यूल जो है ना वो आपके लेवल पे वो सेम ही है फोर्थ स्केड्यूल जैसा। तो जब आप फोर्थ स्केड्यूल अच्छी तरह याद कर चुके हो और फिर आप फिफ्थ स्केड्यूल से कंपेयर करना और फर्क तलाश करना, जो कि आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कहीं पॉइंट्स रिड्यूस्ड जरूर है, रिड्यूस्ड, ज्यादा नहीं है उससे। ये स्केड्यूल आपने करना है जी। इसमें से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, हर अटेम्प्ट में नहीं आता है?
अच्छा चले आपको एक चीज दिखाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस तो ये अभी शुरू हुए, ये 3 अटेम्प्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आए और बाकी एमसीक्यूज आ रहे हैं, और बाकी जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, ये पिछली 4 अटेम्प्ट्स में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये मार्च 21 तक लॉन्ग थे, उसके बाद आ रहे हैं जी। नहीं जी, इसकी फीस अलग है। नहीं नहीं, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, ये आपके किसी खास काम का नहीं है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, अभी रिसेंटली ट्रेंड ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। लेकिन ये आपने शॉर्ट चाहे लॉन्ग करने तो वो याद ही हैं। करना है आपने याद, आप लोगों ने स्केड्यूल करने हैं याद है। इससे रिलेटेड कोई सवाल परेशानी है तो बताएं। नहीं परेशानी तो है, सवाल सवाल इससे रिलेटेड है तो आपने फोर्स कैजुअल पढ़ के, और ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ये वाले, इनको आप ना को 2 4 5 दफा पढ़ेंगे, फिर कहीं जाके वो पिक्चर बनेगी, वरना नहीं बनेगी पिक्चर। ये बताना होता है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल्ड कितनी है, एक्चुअल कितनी है, एम्प्लॉइज ईयर एंड पे कितने हैं, ड्यूरिंग द ईयर कितने रहे, ये इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो आपसे अगर ये टेस्ट होगा तो आपको कैसे पता कितने एम्प्लॉइज हैं, बताया होगा सवाल। इसलिए कंपनी अकाउंट का सवाल ना अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो मुश्किल सवाल नहीं होता, क्योंकि इंफॉर्मेशन दी होती है, सिर्फ नोट्स की हेडिंग्स में लिखनी होती। वो मैं आपको खैर 1 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। तो अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में हाँ बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 जुबानी भी दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।